हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई नेक्स्ट विद रजत पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसे मैं 45 लेक्चर्स में कवर कराऊंगा। समरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर्स मैं आपको इसमें कवर कराने वाला हूँ। वो लिस्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये लिस्ट है चैप्टर्स की, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। आइए देखते हैं भारतीय संविधान का लेसन 1, भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं संविधान एक परिचय। संविधान क्या होता है? तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। और संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। तो ये आपके लिए जानकारी है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान तो कहाँ का था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कब लागू हुआ? मार्च 1798 में। आगे देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, ब्रिटिश सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए और धीरे धीरे भारत का प्रशासन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में सबसे पहली बार आई थी तो उस समय इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करना था। फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दिए गए। ठीक है, किसने दिए? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब क्या होता है? सन 1726 के चार्टर के तहत बंगाल, मद्रास और बंबई में प्रेसिडेंसियां बनाकर एक एक गवर्नर की नियुक्ति की। यानी सबसे पहले इन्होंने 3 जगह अपनी प्रेसिडेंसियां बनाई, बंगाल, मद्रास और बंबई में। और क्या किया? वहां पर एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी। अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास। पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन, जिसमें 1773 से पढ़ेंगे हम 1853 का जो लास्ट चार्टर है वहां तक। फिर ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक। कंपनी के शासन में सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर देखेंगे 1781 का सुधार एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का चार्टर, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। और ताज के शासन में हम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861, 1893, 1909, 1919, 1935 तक के भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये एक मैंने मैप लगाया है आपके लिए, जो कि 1798 का मैप है। ये लगाने का रीज़न क्या था? सिर्फ आपको ये दिखाना कि जो आपका आज का बंगाल है, ठीक है, उस समय इतना बंगाल नहीं था। ये देखिए, इस समय इसमें पूरा बांग्लादेश है ना, ये पूरा बंगाल था। इसमें कुछ उत्तर पूर्वी हिस्से, कुछ थोड़ा सा बिहार का हिस्सा, ये पूरा बंगाल के रीजन में काउंट होता था। और पूरे भारतवर्ष में उस समय पर सबसे ज़्यादा अगर आमदनी कहीं से होती थी तो वो रीजन कौन सा था? बंगाल का था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का चार्टर, जिसे कहते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसको लाने का उद्देश्य क्या था? कंपनी के कामों को नियंत्रित करना। देखिए अब कैसे नियंत्रित किया गया, आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 जगह प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बंबई। और तीनों जगह पर इन्होंने एक एक गवर्नर की नियुक्ति की हुई थी। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर है उसे आप क्या कहेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। और क्या हुआ? उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए बची आपकी अभी 2 प्रेसिडेंसियां। ठीक है, तो जितनी भी प्रेसिडेंसियां थीं वो सब बंगाल के अधीन कर दी गई। सभी प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है, यानी कि अब वहाँ के जो गवर्नर होंगे वो रिपोर्ट किसको करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। अगला पॉइंट, पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता किस चार्टर के तहत मिली। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1773 का चार्टर। आगे चलते हैं। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई।
तो 1774 में किस चार्टर के तहत? 1773 के चार्टर के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। और क्या हुआ इस चार्टर के तहत? कंपनी के लोगों का निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, अगर वो भारत में अपना व्यापार कर रहे थे, है ना, अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, है ना, या फिर भारतीय लोगों से उपहार ले रहे थे या फिर रिश्वत ले रहे थे, तो उन सभी कामों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे देखते हैं अगला चार्टर 1781 का संशोधित अधिनियम, जिसे कहते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं? 1781 के चार्टर को कहते हैं। ठीक है, तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ये चार्टर लेके आया गया था। तो क्या कमियां थी, आइए देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को, अभी मैंने आपको बताया कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई थी, तो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरा काम, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी कर्मचारी ने कोई कार्य किया है ना, और वो कार्य सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। आइए देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन पर अगर सुनवाई होगी तो उनकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में भी एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। 1773 के चार्टर में मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, है ना। तो 1784 में क्या किया गया? 4 से कम करके 3 कर दी गई। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी के राजनैतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। यानी अगर कोई भी अब राजनीतिक कार्य करना है कंपनी को, तो उसके लिए जवाबदेही किसको देनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और कंपनी को व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये एग्जाम में आ चुका है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों का शासन हो गया। यानी जैसे हमने कहा यहाँ पे द्वैत शासन। यहाँ पे बात हो रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट किस चार्टर एक्ट को कहा जाता है, तो 1784 के चार्टर को ही हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं 1786 का चार्टर। अब देखिए इस चार्टर को लाने का रीज़न क्या था। एक्चुअल में इस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू करने का उसको अधिकार दे दिया गया। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब और 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है। अगला पॉइंट, भारत में नियुक्त कंपनी के अधिकारियों को वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सभी अधिकारी जो भारत में नियुक्त हैं उनको वेतन अब कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। 1813 का चार्टर। ये चार्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चार्टर से क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में आया भी था। फिर कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1793 में भी अभी हमने देखा 20 साल के लिए बढ़ाया गया और फिर 1813 में भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अब की बार कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी अभी तक भारत में व्यापार करने का अधिकार किसका था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन अब भारत में ब्रिटिश की और कंपनियां भी आके व्यापार
कर सकती हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार एवं भारत में चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चीन एवं पूर्वी देश तथा भारत में चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों तक क्या रहेगा, उसके पास एकाधिकार रहेगा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यानी कि अब क्या हुआ, वहाँ से ईसाई मिशनरी आए और उन्होंने क्या किया, भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको अनुमति दी कि आप भारत में आइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, किस चार्टर के तहत, 1813 के चार्टर के तहत। अगला पॉइंट, शिक्षा के लिए बजट, यानी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले शिक्षा का बजट कितने रुपए का आया था, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का बजट 1 लाख रुपए का आया था। चलते हैं अगले चार्टर की तरफ, 1833 का चार्टर। ये चार्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, है ना। वह कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया। ये क्वेश्चन सीधे बनेगा आपसे एग्जाम में कि किस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो 1833 का चार्टर। या फिर किस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया, तो 1833 का चार्टर। अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब देखते हैं अगला पॉइंट, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अगर कुछ पहले का आपको याद हो कि 1773 के चार्टर में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जो 1784 में 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। अब उसी चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया एक विधि सदस्य यानी कानूनी जानकार, और सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में किसको जोड़ा गया था, लॉर्ड मैकाले को, जो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श देंगे। अगला पॉइंट, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले, और इसको किस चार्टर के तहत लाया गया था, 1833 के चार्टर के तहत। अगला पॉइंट, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि अब से दास प्रथा भारत में क्या हो गई है, पूरी तरीके से बैन हो चुकी थी। और 1843 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एलनबरो। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। किस धारा के तहत, धारा 87 के तहत। ये आपको धारा याद रखनी है। अगला पॉइंट, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए पूरा बजट यानी कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किस चार्टर के तहत लिया गया था, तो 1833 का चार्टर। अगला पॉइंट, पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसे नकार दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बार सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास कब किया गया था, 1833 में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको नकार दिया। अब देखते हैं हम अगला चार्टर, 1853 का चार्टर, जिसे हम कहते हैं कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट। अब देखिए 1833 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चौथे सदस्य के रूप में कौन लाया गया था, एक विधि सदस्य लाया गया था। उसको क्या किया गया, 1853 में गवर्नर जनरल की परिषद में अस्थायी विधि सदस्य को स्थायी बना दिया गया। यानी कि उस समय वो कौन था, अस्थायी, अब कौन कर दिया गया है उसको स्थायी। अगला पॉइंट, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो ये भी आपके एग्जाम का पॉइंट है, किस समिति की, 1854 में मैकाले समिति के द्वारा। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चार्टर के तहत
गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, 1853 का चार्टर। अब इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, और परिषद को हमने क्या नाम दिया, विधान परिषद। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते अत्याचारों की वजह से 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। तो आइए अब हम कवर करेंगे 1773 से लगाकर 1853 तक के चार्टर के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनको करने से पहले आप स्वयं से अपना आंसर एक लगाइएगा, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिएगा और अपना आकलन स्वयं से करिएगा कि अभी तक हमने कितना सीखा और कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस चार्टर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1793, क्योंकि इसी चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश चार्टर ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि इसी चार्टर के तहत कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और परिषद को विधान परिषद कहा गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो आप सभी को याद है कि सबसे पहले ये आया था नियम 1833 के चार्टर में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको नकार दिया था। तो फिर कब आया ये? चार्टर एक्ट 1853 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? पॉइंट नंबर 1, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी। ये पॉइंट है बिल्कुल गलत, क्योंकि भारत में ईसाई धर्म को फैलाने की इजाज़त तो 1813 के चार्टर में ही दे दी गई थी। पॉइंट नंबर 2, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय के रूप में मान्यता 1773 में ही मिल चुकी थी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों गलत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833, इस चार्टर कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ज़्यादा थ्योरी पे मत जाइए। ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका 1833 में समाप्त कर दी गई थी। अब उसे क्या करने हैं? केवल भारत में राजनैतिक कार्य करने हैं। बी, चार्टर एक्ट 1853, इसमें कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी करने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया गया। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सी, चार्टर एक्ट 1813, इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए, बी, सी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? पॉइंट नंबर 1,
बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक बात तो दोनों सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस एक्ट या अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो एक अच्छा क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ। तो आप सभी को पता है कि 1853 के चार्टर में विधान परिषद की शुरुआत होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉलिटी का लेक्चर 1 कैसा लगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी आई नेक्स्ट विद रजत। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला लेक्चर 2 आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।